सहेली। सखी सहेली। सभी सखियों सहेलियों और हमारे सभी श्रोताओं को रेणु चतुर्वेदी और राजुल का नमस्कार। नमस्कार। थोड़ी सी गर्माहट बढ़ गई है मौसम में, कहीं 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 पर थोड़ा सी राहत आई है। राहत आई है। तो भाई राहत तो आना भी चाहिए। बहुत सारी चीजें हमारी जो होती हैं कि क्योंकि पूरा जो हमारा मन है वो मौसम से ही जुड़ा रहता है। और लेकिन बच्चे बड़े नाजुक होते हैं तो उन्हें कुछ हम ज्यादा संभाल कर कभी कभी रखते हैं और कभी कभी वहीं इसके विपरीत भी हो जाता है कार्यक्रम, है ना। मतलब हम कभी कभी संभालते हैं तो इतना संभाल देते हैं कि वो संभालना जो है वो बच्चों के लिए मुसीबत हो जाता है। तो भाई इस मौसम में खास तौर से थोड़ी ज्यादा सर्दी जिस समय हो, रात के समय या और समय में बच्चों को हम कैसे रखें, उनका क्या क्या ख्याल रखें, जो में नौनिहाल है वो ऐसे ही मस्त रहें, तो इस बात पर चर्चा कर लेंगे आज, है ना। और इसके साथ ही साथ अक्सर ऐसा होता है ना रेणु जी कि घर में हम बड़े शौक से फर्नीचर लेते हैं और कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ समय के बाद बहुत ज्यादा जो इस्तेमाल होता है फर्नीचर वो लगने लगता है कि जैसे थोड़ा सा पुराना हो गया, थोड़ा सा कहीं से दरक गया है या कहीं से उसमें दरारें पड़ गई हैं, रंग थोड़ा सा बदरंग हुआ है। मतलब कुल मिलाकर देखने लायक नहीं बचता है। लेकिन फिर भी भाई अब बहुत मजबूत हमने खरीदा था तो अब कहीं इधर उधर तो कर नहीं सकते। तो नया वो भी तो बात होती है ना कि अरे पुरानी चीज है, एंटीक वाली बात होती है, तो उसको संभालने का भी शौक होता है। तो ये भी देखेंगे कि क्या इसमें कुछ किया जा सकता है, क्या जो पुराना फर्नीचर लगने लगा है उसको हम किसी तरह से संभाल पाए, यानी कि जो दिल से लगी हुई चीजें हैं उनको किस तरह से हम हमारे घर की शोभा भी बनी रहे और हमारा मन भी रह जाए, इस चीज का कैसे ख्याल रखें तो फर्नीचर नया सा लगे, इसके लिए क्या क्या उपाय कर सकते हैं। वहीं अपने चेहरे की और अपने सौंदर्य की भी देखभाल बड़ी जरूरी है राजुल, है ना। बालों की, सौंदर्य की, जो छोटी छोटी बातें होती है ना कि जिनसे त्वचा पे चमक आ जाती है, या कई बार ऐसा होता है कि पैर जो है वो सुंदर लगने लगते हैं। हाँ भाई, पैर वाली बात बहुत सही कही, क्योंकि चेहरे पे जो चमक है वो तो ये कार्यक्रम में हम अपने जब श्रोताओं से मिलते हैं तो आ ही जाती है। थोड़ा सा प्रतिशत और अगर बढ़ाना हो तो थोड़ा सा हमारे सुझाव भी आप नोट कर लीजिएगा आज। और सखी विशेष की हम आज बात करेंगे तो उसमें हमने आज चयन किया है कवयित्री ज्योत्सना मिलन जी का। तो ज्योत्सना मिलन जी के बारे में हम बात करेंगे जरूर, क्योंकि इनका 2 भाषाओं पर जबरदस्त अधिकार रहा है। लेकिन उससे पहले जब अधिकार की बात आ रही है तो हमारा तो अधिकार है कि हम गीत बड़े अच्छे सुनवा सकते हैं, तो सुना देते हैं गीत। दिल
बहुत सुहाना दिन है। बस गीत सुन लिया तो दिन सुहाना हो गया। और ये होता रहेगा क्योंकि हम तो गीत सुनते ही रहेंगे। लेकिन बहुत अच्छी जो बात होती है रचनाकारों की, अगर बात कर ली जाए, उनकी कुछ रचनाएं सुन ली जाए और कुछ पंक्तियां पढ़ ली जाए तो उसका भी बड़ा आनंद अलग होता है। सबके अपने अपने कहते हैं ना कि आनंद के तरीके अलग होते हैं। इसीलिए तो हम बहुत इस कार्यक्रम में और खास तौर से पूरे विविध भारती में विविधता लाने की कोशिश करते हैं। रेणु जी, आज जिनकी बात हम कर रहे हैं उनकी बात शुरू करने से पहले एक छोटी सी कविता पढ़ ली जाए उनकी। हाँ, स्वागत है। तितली शीर्षक से कविता है। उड़ रही थी छोटी सी पीली तितली, उड़ रही थी छोटी सी पीली तितली, उड़े जा रही थी जैसे बैठना भूल चुकी हो या उड़ना ही उड़ना जानती हो। पौधे से पौधे तक उड़ती जाती फूल की उम्मीद में कि फूलों के बीच पहचानी न जाए। पौधे से पौधे तक उड़ती जाती फूल की उम्मीद में कि फूलों के बीच पहचानी न जाए। और आगे, तितली की तरह इस कदर उड़ रही थी, तितली की तरह इस कदर उड़ रही थी कि अपने उड़ने में फूल हुई जा रही थी तितली। क्या बात है। बहुत सुंदर उपमा और किस तरह से एक दृश्य खींच दिया और एक इंसान के रूप में फूल हुई जा रही थी तितली, उसका भी बहुत ही सुंदर वर्णन किया है। ये हमारी आज जिनके बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं, कवयित्री और कथाकार ज्योत्सना मिलन जी के बारे में। ये इनकी लेखनी का कमाल है जो इन्होंने चित्रित किया तितली को अपने हिसाब से। अपने बहुआयामी लेखन से साहित्य और समाज को विशेष योगदान देने वाले जो साहित्यकार हैं उनमें शुमार होता है ज्योत्सना मिलन जी का नाम। और उनसे जुड़े नारी के स्त्री उत्थान और बहुत सारे संवेदनशील मुद्दों के बारे में उनकी लेखनी चली और जीवंत हो गई, ऐसी रचनाकार रही वो। जी हाँ, अन्याय के विरुद्ध कलम उठाने वाली कलम की स्वामिनी ज्योत्सना मिलन के व्यक्तित्व की सहजता सामने वाले के दिल को छू लेती थी। अभिव्यक्ति के मामले में वो मतलब एकदम कहना चाहिए ना, अराजुल की बहुत तीव्र थी और मतलब उनके अभिव्यक्ति की जो कहना चाहिए कि धार बहुत तेज थी और उनका जो तरीका था वो बहुत तेज था, लेकिन व्यवहार में बहुत ही सरलता। ये दोनों बड़ा विलक्षण योग था उनके व्यक्तित्व में जो बहुत कम देखने को मिलता है ना। बिल्कुल। और इसके पीछे बहुत कुछ रेणु जी उनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि का हाथ है। 19 जुलाई 1941 को उनका जन्म मुंबई में हुआ था। पिताजी भी साहित्यकार थे और मुक्तिबोध के जाने माने साहित्यकार मुक्तिबोध जी के सहपाठी रहे थे। घर में प्राचीन ग्रंथों की भरमार तो थी, साथ ही साथ हिंदी और दूसरी जो भाषाएं हैं, अंग्रेजी, गुजराती में भी उनका साहित्य भी सहज में ही उनको उपलब्ध था। बहुत सी पत्र पत्रिकाएं आती थी। तो शिक्षा भी उनकी गुजराती और अंग्रेजी दोनों माध्यम में हुई थी। और फिर जब बड़ी हुई तो उनका विवाह हिंदी के सुप्रसिद्ध साहित्यकार रमेश चंद्र शाह से हुआ। उन्होंने लिखना तो तभी शुरू कर दिया था भाई जब वो 10-12 साल की थी। बाद में भी ये सिलसिला हिंदी और गुजराती दोनों भाषाओं में बराबर से चलता रहा। उन्होंने एक साक्षात्कार में खुद बताया, हम लोग गुजरात और राजस्थान के सीमावर्ती इलाके बांगड़ के रहने वाले थे। पहले बांगड़ गुजरात में था, वर्तमान में राजस्थान में है, लेकिन मजे की बात यह है कि हम दोनों भाषाओं पर अपना हक मानते हैं। भाषा के विषय में उनके विचार बहुत खुले हुए थे और आगे उन्होंने ये भी बताया था कि मेरी पूरी शिक्षा गुजराती माध्यम में हुई थी। बापूजी के कवि होने से हिंदी में मेरी सहज गति थी। कई साल तक दोनों भाषाओं में लिखा, अब सिर्फ हिंदी में लिखती हूँ। कभी कभी अपनी हिंदी कहानियों का गुजराती में पुनर्लेखन कर लेती हूँ। तो भाई देखो, ये दो भाषाओं का ज्ञान होना किस तरह से आसान हो जाता है जब आप अपनी ही बात को दूसरी भाषा के लोगों तक पहुंचा सके, भाषाई लोगों तक, तो बड़ा आनंद आता है खुद भी और लोगों तक भी सब चीज़ें पहुंच जाती हैं। और गद्य और पद्य की बात करें तो दोनों विधाओं में उन्होंने रचना की। हिंदी में उनका एक प्रमुख योगदान गुजराती साहित्य के हिंदी अनुवाद के रूप में भी रहा और स्त्रियों के संगठन सेवा के मासिक मुक्त पत्र अनसुईया की वो संपादिका भी थी। उन्होंने सामाजिक कार्यकर्ता इला भट्ट के ऐतिहासिक उपन्यास लौरी युद्ध का हिंदी में अनुवाद किया था। साथ ही उनकी स्त्री चिंतन की एक पुस्तक थी, उसका भी उन्होंने हिंदी में अनुवाद किया था और उसका नाम था हम सविता। उनकी रचनाओं में घर नहीं और अपने आगे आगे काव्य संग्रह है, चीख के आर पार, खंडहर तथा अन्य कहानियां हैं जैसे कि अंधेरे में इंतजाम और उम्मीद की पूरी सूरत। ये उनके कहानी संग्रह है। अगर उनके उपन्यासों की बात करें रेणु जी तो अस्तुका, ये बहुत चर्चित उनका उपन्यास है। और उनका एक और उपन्यास है अपने साथ, ये भी बहुत पढ़ा गया।
स्मृति होते होते उनका संस्मरण है, और कहते कहते बात को शीर्षक से जो उन्होंने साक्षात्कार लिए हैं उनकी पुस्तक है। बिल्कुल सही बात है। उन्होंने हर विधाओं में लगभग अपनी लेखनी चलाई और 1986 में उन्हें मध्य प्रदेश सरकार की मुक्तिबोध फेलोशिप प्रदान की गई और 1996 में मानव संसाधन विकास मंत्रालय की फेलोशिप उन्हें प्रदान की गई और उनकी अनेक कविताएं देश विदेश के संग्रहों में छपी हैं और उनकी लेखनी इतनी विस्तृत रही। ज्योत्सना मिलन किसी भी काम को बड़े सलीके से पूरा करने में यकीन रखती थी और अपने दायित्वों के लिए भी बहुत सजग रहती थी। मतलब उन्होंने लेखनी के साथ साथ घर का दायित्व भी बखूबी निभाया और लेखनी के साथ पूरी ईमानदारी बरती जाए इस बात का पूरा ख्याल रखती थी और यही उनका मानना भी था कि ऐसा होना चाहिए। बतौर रचनाकार आपको अपनी लेखनी के साथ पूरा ईमानदार रहना चाहिए। ये हमारे उन सभी सखियों के लिए है जो कभी कभी लेखन कार्य किया करती थीं और अब गृहस्थी में लग कर भूल चुकी हैं। तो भाई ऐसे लोगों से प्रेरणा लेकर हम फिर से अपने जो भी संकल्प हैं उन्हें पूरा कर सकते हैं। तो कर दें शुरुआत आज, है ना। साहित्य की जो ये अमर साधिका थी, ये 5 मई 2014 को उन्होंने संसार से विदा ले ली, लेकिन उनकी रचनाएं बहुत सारी हमारे बीच हैं और हमें उनकी याद दिलाती रहती हैं। जैसे कि अभी आपने संस्मरणों की बात हमने जो की थी, तो संस्मरण है उनका, है अभी कुछ और अज्ञेय। इसमें अज्ञेय जी के विषय में व्यक्तिगत रूप से कुछ बातें जानना हो तो ये संस्मरण राजुल बहुत रुचिकर और प्रेरणादायक है। कुछ पंक्तियां हैं, जैसे उन्होंने लिखा है, अज्ञेय जी मानसिक थकान को उतारने के लिए कई तरह के शारीरिक काम करना पसंद करते, जैसे मिट्टी की या चीनी मिट्टी की चीजें बनाते जिन्हें पॉटरी कहते हैं, जूते बनाते, बुनाई करते, बागवानी करते, फोटोग्राफी करते, अपने और इलाके कपड़े डिजाइन करते, पकवान सहित सादा खाना भी कभी कभी बनाते हैं। और कहीं पढ़ा था कि अज्ञेय जी को लौकी की बर्फी इन्होंने ही सिखाई थी। ज्योत्सना मिलन जी ने कहा था कि उन्होंने ऐसी लौकी की बर्फी बनाई थी जो कोई बना ही नहीं सकता। अपने संस्मरण में उन्होंने कहीं कहा। क्या बात है। इनकी एक किताब की अगर बात करें तो एक कविताओं की अगर बात करें तो कविताओं में एक पीठ नाम से एक कविता है। महीने की सबसे अंधेरी रात में लौटते समुद्र की पीठ से उसे अपनी पीठ की याद आई। क्या बात है। अपनी पीठ को उसने कभी नहीं देखा, अपने को उस तरह पीठ से नहीं जानती थी, अपने को उस तरह पीठ से नहीं जानती थी जिस तरह उदय को जानती थी। अपनी ओर पीठ के आगे आगे चली जा रही थी वो, जरूरी नहीं अपने को पहचान ही ले। कितनी गहरी बात है ये कि सिर्फ अपनी ही पीठ नहीं पता इंसान देख पाता। नहीं, और स्त्रियों का ऐसा होता भी है कि वो कहीं पीछे पीछे चलते हुए अनुसरण करते करते भूल ही जाती हैं, अपना अस्तित्व भूल जाती हैं। बिल्कुल सही बात जैसे कि एक और कविता है, बाहर निकल आई थी वो अपने से, बाहर निकल आई थी वो अपने से, पीछे छूट गया था उसके आकार का अंधेरा। क्या बात है, वाह 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 वाह। ऐसे ही आपने लिखा है दीवार, इस शीर्षक से कुछ पंक्तियां हैं। आसमान होगा कि उम्मीद में, आसमान होगा कि उम्मीद में, बाहर देखती खिड़की से बाहर, दीवार होती सामने और होती फांक भर धूप, दो दीवारों के बीच धरी सी दीवार की तरह, आसमान नहीं निकला कभी, घास का मैदान भी नहीं, खिड़की के बाहर हर बार एक दीवार आसमान के बदले। ये जो संस्कृति है कि इमारतों के जंगल खड़े होते जा रहे हैं, उन पर भी एक कटाक्ष है। और दूसरी बात ये भी है ना कि कई बार अपने सामने ही हम कुछ दीवारें खड़ी कर लेते हैं और वही दिखती है आगे का रास्ता नजर। विचारों की होती हैं, कभी कभी उसमें हम बहुत सारी चीजें गुम भी कर जाते हैं। तो वो कुछ बहुत सारी चीजों की यही तो खूबी है ना राजुल। लेखन जब होता है, लेखन जो रचनाकार होता है, तो कहीं कहीं बिंबों का, प्रतीकों का प्रयोग करके बड़ी बड़ी गंभीर विषयों को बड़े आसानी से हमारे सामने परस देते हैं और अब हम उसके बाद विचार करते रहते हैं। तो जाहिर है हमारे श्रोता भी विचार करेंगे। तब तक हम गीत सुन लेते हैं।
तो इतना मीठा सा गाना सुनते सुनते कुर्सी पर टिक कर बैठे हुए अचानक हाथ से छलकी कॉफी और हो गया फर्नीचर खराब। तो हमें तो लगता है भाई आप गीत सुनते रहिए, फर्नीचर को थोड़ा सा खराब हो जाने दीजिए, फिर जब गीत पूरा हो जाएगा या जब आपको लगता है कि हाँ अब इस खुमारी से थोड़ा बाहर निकला जाए, इसके थोड़े से जो एक नशा सा चढ़ जाता है ना, उसका जो आनंद है उससे जब बाहर निकलेंगे तभी सब साफ कर लीजिएगा। लेकिन उपाय हम बता देते हैं अभी, भाई ऐसा मत सोचो तुम भी क्योंकि सच बात तो ये है कि गीत के बाद कुछ भी दिल नहीं करता। लेकिन हाँ, हमने वायदा किया है अपने श्रोताओं से, तो बताएंगे जरूर कि किस तरह से नया लग सकता है, क्योंकि हमारे बहुत सारे साथियों ने लिख कर भी भेजा है। लेकिन फिलहाल एक संदेश भेजा है कि लकड़ी के फर्नीचर पर सिरके से पॉलिश करने से उस पर चमक आ जाती है। हाँ, क्या बात है। और वहीं ये भी लिखा है कि मिट्टी का तेल और सरसों का तेल बराबर मात्रा में लेकर मुलायम कपड़े में भिगोकर उससे भी साफ कर सकते हैं। पतले कपड़े को सिरके में भिगोकर राख लगाकर रगड़ने से भी फर्नीचर में लगे सफ़ेद दाग निकल जाते हैं। पेंट लगे फर्नीचर को साबुन के घोल में सिरका मिलाकर कपड़े से साफ करना चाहिए और पानी में नींबू की बूंद की कुछ रस रस जो है उसकी कुछ बूंदें मिलाएं और इस मिश्रण से फर्नीचर को भी साफ करेंगे तो चमक आ जाएगी। और रेणु जी, आपने ये नहीं कहा कि हम ये बात कैसे कह गए कि गाना सुनते सुनते हाथ में पकड़ा चाय या कॉफी का मग छलका और मेज पर गिर गया, तो हमें कैसे पता लग गया कि भाई चाय पी रहे होंगी? भाई ये तो तुमने कॉफी कहा था, तो अब चाय भी जोड़ दी हमने। हो सकता है कोई चाय पी रहा हो सकता है शरबत भी गिर सकता है, हो सकता है शरबत भी गिर जाए। ओहो, फिर सही बात। और अगर आप कहीं खाना खा रहे हैं तो सॉस आदि भी गिर सकता है, संभावनाएं बहुत सारी हैं। यही तो बात लिखी है हमारे एक साथी ने कि कुछ समय पहले तक लोग फर्नीचर लकड़ी का बनवाते थे जो मजबूत हो, सालों साल चले, नक्काशी करवाते थे जिसे देखने में भव्य लगे और बहुत सुंदर भी लगते थे, पर उसकी बहुत ही देख रेख करनी पड़ती है। साफ सफाई के साथ साथ रंग रोगन पॉलिश भी करवाना पड़ता था। जी हाँ। फर्नीचर में सोफा कुर्सियां नहीं आती हैं, पलंग, अलमारी, शू रैक, बुक रैक, स्टडी टेबल, किचन में काम आने वाले फर्नीचर, बहुत सारे आइटम। आजकल फैशनेबल लेदर रेक्सीन फोम की आकर्षक बेहद लग्जरी फर्नीचर आ गए हैं। तो मतलब क्या है, वो जो रखे हैं पुराने वाले, भाई उनकी तो देखभाल करनी है ना। और एक बात है, आप फर्नीचर के लिए करें या कोई और काम करें या बच्चों की देखभाल की बात हो, ये सब आप हमारे जो मतलब कार्यक्रम हैं उसमें गीत सुनते हुए ये सब बड़े आनंद से करिए, आपको बिल्कुल बोझिल नहीं लगेगा। बिल्कुल, है ना। चाहे कितने भी शू रैक आपके हों, कितनी भी अलमारियां हों, खूब नक्काशीदार हों, नक्काशीदार अच्छे बहुत लगते हैं, है ना। तो उनको साफ किया जा सकता है। अब नक्काशी की बात आ रही है तो उसको आप एक टूथब्रश तो हम वैसे भी रखते हैं पुराने, बहुत सारी चीजों के लिए, एक आप इसको फर्नीचर के लिए रख दीजिए। थोड़े दिन पर खाली बैठे हैं, आप गाने सुन रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, यूं ही आपका रिलैक्स होने का मन है तो आप उस पर चला दीजिए, थोड़ा ब्रश वश, धूल निकल जाएगी। है ना, साफ लगने लगेगा। जी हाँ। पर जो खरोचे पड़ जाती हैं तो उसको बहुत बुरी लगती हैं, तो एक काम कर सकते हैं कि जो खरोचे पड़ गई हैं उसमें कॉफी लगा ले, कॉफी का पाउडर चूर्ण होता है वो लगा ले और उसे 10 मिनट तक इंतजार करें और फिर नरम और सूखे कपड़े से उसको पोंछ दीजिए। और अगर हल्के रंग का फर्नीचर है, जैसे कभी कभी ऐसा होता है ना वार्निश हल्के रंग की होती है, तो उसके लिए अखरोट का जो चूरा होता है उसको पीस कर अखरोट के चूरे को उसमें भर दें तो वो भरी रहेगी जी। और इस तरह से आपका वो फर्नीचर है वो अच्छा रहेगा। और बहुत सारी जगहों पर ऐसी जरूरत आपको पड़ेगी तो आप मोम भी भर सकते हैं, पुट्टी भी आती है उसे भी भरा जा सकता है, बहुत हल्का फुल्का है तो अगर आप करके उसके बाद उस पर पॉलिश कर देंगे तो पता नहीं चलेगा। और इसी तरह से अनोखा लुक अगर आपको देना है कि देखने में लगे तो पेंट कर दें, वो भी बहुत कारगर होता है। आप अपनी कुर्सियां टेबल को भूरे रंग या विभिन्न शेड्स में पेंट करके उसे पारंपरिक लुक दे सकते हैं। और एक और बात है कि मौसम के प्रभाव से जो आपके जो भी उसमें दिक्कत जाती है फर्नीचर में, या धब्बे जैसे लगने लगते हैं, कुछ पैच सा लगने लगता है, वो सब एक बार फिर से एक रस हो जाने से बड़ा सुंदर लगने लगता है। और अगर हल्के रंग का फर्नीचर है तो उसमें फिर गाढ़े रंग का थोड़े दिन बाद कर दें तो थोड़ा सा परिवर्तन हो जाएगा, नयापन लगेगा। और एक बात और है कि आपके घर की दीवारों का रंग क्या है, आपने गद्दियां पर्दे किस रंग के लिए हैं, उनको भी थोड़ा सा रखेंगे उसमें ध्यान में, तो एक कहते हैं ना सिंक्रोनाइज रहेगा तो बड़ा अच्छा लगेगा, एक हार्मनी बनी रहेगी, एक रास्ता रहेगी और अच्छा लगेगा। बिल्कुल। और अगर गहरे रंग के अगर पर्दे हैं तो ऐसा कर सकते हैं कि सफेद रंग से पेंट कर दें, वो तो बिल्कुल राजसी रंग होता है, उसको तो देख के ही बिल्कुल मन खिल जाता है, एकदम अनोखा लुक आ जाता है और ऐसा लगेगा कि बहुत
क्लासी कोई चीज है, बहुत उत्तम दर्जे की कोई चीज है। जी हाँ, और इसके संग संग सफेद के साथ साथ अगर आपका मन है तो आइवरी रंग भी ले सकते हैं, जैसे हाथी दांत का रंग हो या मोती का रंग आता है, कुछ इस तरीके का रंग भी आप ले सकते हैं। ये निर्भर करता है आपकी पसंद, आपके घर की स्थितियों पर, है ना? हाँ, तो एक मतलब एक सुंदर सा कलात्मक ढंग भी आ जाएगा समय काटने का, और फर्नीचर पे तो जो आभा आएगी वो तो आ ही जाएगी। बिल्कुल सही बात है। और लकड़ी से चाय और कॉफी के धब्बों को दूर करना बहुत मुश्किल हो जाता है, तो इसमें जो है ना कैनोल ऑयल या रेपसीड ऑयल जो होता है जिसका इस्तेमाल करते हैं लोग, और विनेगर, ये दो चीजें जो है आसानी से साफ हो जाते हैं, है ना? हाँ, तो जैसा कि बताया था, हमारे साथी ने भी बताया कि जो सिरका है, विनेगर है, उससे साफ किया जा सकता है। मात्रा बता दो। हाँ, तो 1/4 तेल में, जैसे आपने रेपसीड तेल बताया, हाँ, उसमें 3/4 सिरका मिलाएं और फिर उसे सूती कपड़े की सहायता से फर्नीचर पर लगा दें, और फिर कुछ ही मिनटों में आप देखिए कितना बदलाव नजर आता है। और लेकिन एक बात और है कि कपड़ा बहुत साफ और मुलायम होना चाहिए, नहीं तो उसकी भी खरोंच आ सकती है, तो इस बात का जरूर ख्याल रखें। और आपके फर्नीचर के वार्निश पर दरारें आ गई हैं तो कोई भी चीज इसे नया नहीं बना सकती। अब इसके हल के लिए भी हमारे पास कुछ तो सुझाव है, आप इसको कोशिश कर सकते हैं। हर मुश्किल का इलाज ढूंढने से तो देखिए सब कुछ मिल जाता ना। जी हाँ, और हमारे बहुत सारे साथियों के पास इससे भी बेहतरीन होगा जरूर उपाय, तो लेकिन फिर भी लिख भेजे ना, हम आगे बता देंगे। हाँ, ये भी बात सही है, लेकिन फिलहाल हम बता देते हैं कि नेल पॉलिश की सहायता से वार्निश को ठीक करा जा सकता है, और इसे दरार वाले स्थान पर लगा दें और फिर 10 मिनट के लिए छोड़ दें। जब सूख जाए तो इसको चिकना बनाने के लिए सैंड पेपर से घिसें, या बालू कागज जो आता है उससे थोड़ा घिस दें। लेकिन सैंड पेपर के लिए उसमें भी अलग अलग नंबर के आते हैं, तो वो देखना आपको होगा कि लकड़ी के लिए किस नंबर का आपको चाहिए और कितने हल्के हाथ से आपको करना है, तो उसी से करें, है ना? या ऐसा भी कर सकते हैं कि कोई जो मोटा कपड़ा है उससे जरा कस के रगड़े तो वो एक सार हो जाएगा पूरा। हाँ। और ये नेल पॉलिश वाला जो मामला है, हाँ, वो तो तब कारगर बहुत होता है जब आपके पास वार्निश भी ना हो। अच्छा रेणु जी, अगर हम फर्नीचरों के साथ फिर से वापस लौटें एक ब्रेक के बाद तो कैसा रहे? बिल्कुल लौटेंगे ही। तो हम आ गए हैं ब्रेक के बाद। हम भी आ गए और फर्नीचरों के साथ आए। अच्छा, ये तो लकड़ी के फर्नीचरों की हमने बहुत सारी बातें की कि दरारें आ जाए या खरोच आ जाए या बदरंग हो जाए तो क्या करें। अब राजुल, ये ना कह देना कि प्लास्टिक के फर्नीचर हम इसीलिए खरीदते हैं कि बदरंग हो जाए तो आप इन्हें फेंक दें। तो भाई प्लास्टिक में भी तो आ जाता है ना। हाँ, तो फिर उसका उपाय बताइए, ये मत कह दीजिए कि फेंक दीजिएगा यूज एंड थ्रो आजकल के जमाने की तरह कि हाँ भाई ठीक है, लकड़ी वालों से तो बड़ा आपका दिल लगा हुआ है, अब सहेज रही है तो सहेज दीजिए। हाँ, प्लास्टिक को भी, क्योंकि वो भी बहुत पैसे लगाकर और बहुत आपकी पसंद का ख्याल करके लाए गए हैं, तो प्लास्टिक के फर्नीचरों को भी सहेजने का काम है आपका। हमारा है। और एक बात और है कि अगर आपको लगता है कि हाँ इसे आपको हटाना चाहते हैं तो किसी जरूरतमंद को दे दीजिए, फेंके तो कतई नहीं, है ना। और लेकिन फिर भी अगर आपको प्रयोग में लाना है तो इसके लिए उपाय बता रहे हैं हम लोग। उसको अच्छे से या तो साबुन के घोल से साफ कर लें, उस पर साबुन का घोल लगाकर कुछ देर के लिए छोड़ दें, और उसके बाद फिर गीले कपड़े से उसको रगड़ें तो देखें कि उसमें चमक फिर से लौट आएगी। जी हाँ। और अगर ज्यादा कुछ है तो ब्लीचिंग पाउडर से भी उसको रगड़ सकते हैं। फिर निर्भर करता है कि किस रंग का है। बहुत गाढ़े रंग का है तो ज्यादा ब्लीचिंग पाउडर ना लगाएं, नहीं तो दाग धब्बे पड़ जाएंगे। और हल्के रंग का है तो आप ब्लीचिंग पाउडर लगा सकते हैं। लेकिन हाँ, ये फिर है बात कि उसमें भी समय समय पर खरोच आदि न लगाएं तो ज्यादा बेहतर है। अगर प्रतिदिन या हफ्ते में एक बार उसको वैसे भी
सूखे कपड़े से भी पोंछते रहेंगे तो वो ज़्यादा खराब नहीं होते हैं, क्योंकि ये मौसम की मार सह लेते हैं बड़े आसानी से। बिल्कुल, है ना। और जैसा कि हमारे एक साथी ने लिखा था शू रैक के बारे में, तो शू रैक एक ऐसी जगह होती है जो घर की सबसे ज्यादा जरूरी चीजें रखती है, लेकिन उसके बावजूद बेचारी का कोई ख्याल नहीं रखता। तो भाई उसको भी समय समय पर झाड़ते पोंछते रहिए, और उसमें से जो बदबू आती है वो ना आए उसका भी ख्याल रखिए। इसके लिए हम कपूर रख सकते हैं उसके अंदर, बिल्कुल, या फिनाइल की गोलियां रख सकते हैं। फिनाइल की गोलियां रख सकते हैं। उसके संग संग इस बात का जरूर ख्याल रखें कि धूप, जूते आदि जो भी रखने हैं गर्मी के दिनों में जब पसीना हो जाए, पहली बात तो आप गंदे मोजे उसमें मत डालिए किसी भी हाल में। और दूसरा, अगर आपको लगता है कि हाँ इसमें बहुत नमी आ गई है, पैर के पसीने की बदबू है उसमें, तो थोड़ी देर पहले शू रैक के बाहर जूतों को रख लें, चप्पल को रख लें, थोड़ा सा हवा लग जाए फिर उसको अंदर रखें, है ना। और रेणु जी एक चीज और होती है घर में, सबके घर में होती है भाई, कभी ना कभी कोई ना कोई ट्रॉफी या कोई कप ऐसा कुछ मिला होता है। हाँ। तो वो जो पीतल के चमकती हुई ट्रॉफियां होती हैं वो कुछ समय के बाद जो है फीकी पड़ने लगती हैं, या कोई शो पीस ही हो सकता है। हमें तो लगा कि तुम अभी कहोगी चमकता हुआ प्यारा ऐसा कोई गीत सुनवाएंगे। चलो अच्छा ठीक है, पहले इसका उपाय बता दो। तो क्या करें इस उसका? तरह की जो पीतल की या ब्रास की इस तरह की जो ट्रॉफियां होती हैं वो जब बदरंग लगने लगे तो उनको भी साफ करने का ये तरीका है कि घर में इमली तो होती ही है, उस इमली को भिगो कर थोड़ा सा रगड़ दें और थोड़ी देर के लिए रख दें, और उसके बाद फिर उसे गीले कपड़े से अच्छी तरीके से पोंछ दें, फिर से ट्रॉफियां चमकने लगेंगी। तो ये तो हो गई उपाय की बात, लेकिन उसके संग संग अब छोटी सी एक बात और हम बता ही देंगे, तब गीत सुनेंगे हम। अगर आपको लगता है कोई बहुत आपकी बहुमूल्य ट्रॉफी है तो उसे शीशे के कवर में रखवा लें तो ज्यादा बेहतर रहेगा, और सुंदर भी लगेगी, एक उसका अलग नयापन आ जाएगा। तो उसके लिए एक फ्रेम जैसा बनवा दें, यानी कि एक डिब्बे जैसा जो कि ग्लास का हो, और उसके अंदर आप उसको रख दें, फिर देखिए और सुंदरता उसकी बढ़ जाएगी। फिलहाल हम एक सुंदर सा गीत सुन लेते हैं। अपने रसिया से अपने बलमा से नैना लड़ाई हमारे। भाई ये जो निश्चिंती होती है ना कि हाँ। कोई परवाह नहीं, वो निश्चिंती तभी आती जब सुरक्षा के पूरे सब
उपाय अपना लिए गए हो? अपना लिए जाए। लेकिन ये गीत बड़ा मजेदार था। हमारे साथी जरूर बताएंगे कैसा लगा हमार कोई का कर रही है। लेकिन फिलहाल हमार कोई का कर रही है के बारे में एक बहुत सुंदर एक हमारे साथी ने लिखकर भेजा, हमारी साथी ने, कि जूते चप्पल के बारे में इसका कोई और मतलब मत निकालिएगा। इन्होंने उसकी देखभाल के बारे में बताया है कि जूते चप्पल को धूप दिखाने के बाद जिन्हें नहीं पहनना होता है उन्हें मैं पेपर में लपेट देती हूँ और मैं उसके बाद रख देती हूँ। बाजार में मिलने वाला हीट का स्प्रे कर देती हूँ, इससे उसमें बदबू भी नहीं आती और फंगस भी नहीं लगता। तो ये बहुत है। हाँ, बहुत काम की टिप है ये, ऐसा हम सभी कर सकते हैं। वैसे रेनू जी, जो ये है ना कि हीट की बात है, यानी गर्मी की जो बात है, तो वो गर्मी बनी रहे सर्दियों के मौसम में भी, और खास तौर से बच्चों को जिनकी की प्रतिरोधक क्षमता कुछ कम होती है, और खास तौर से वो बच्चे नाजुक रहते हैं, मतलब हाँ, जो कि मतलब जो नवजात हैं या अभी तुरंत जन्मे हुए हैं, हाँ, कुछ ही दिन हुए उनको जन्मे हुए, तो उनके लिए ये पहली सर्दियां हैं और बड़ा मुश्किल है भाई। लेकिन ऐसा है ना कि लोग कहते हैं कि पहली सर्दी में जितना मतलब बर्दाश्त कर ले उतना पूरी जिंदगी उनकी सहन शक्ति बढ़ जाती है। तो भाई इस चक्कर में मत रहिएगा। हाँ। कहते हैं ऐसा जरूर, लेकिन हाँ, हर बच्चों की अपनी अपनी बातें होती हैं। कुछ ज़्यादा संवेदनशील होते हैं, किसी का पेट जल्दी खराब होता है, किसी को सर्दी जुकाम जल्दी लग जाता है। तो ये सब हमें देखना होगा, और ये माँ पिता से बेहतर नहीं कोई जानता। लेकिन फिर भी सामान्य तौर पर हम किन किन चीज़ों का ख्याल रखें वो तो हम बता सकते हैं। बिल्कुल। अब जैसे सर्दियां आती हैं तो बिल्कुल बिल्कुल ना नहलाना ये भी गलत है। हाँ। क्योंकि नहलाया जा सकता है, मतलब पूरी तरह से बंद करके, जरा सी भी हवा ना आए और गर्म पानी से उसको बच्चे को थोड़ा सा नहलाया जाए जी। ये किया जा सकता है। अगर ऐसा नहीं भी किया जा रहा, बहुत ठंड है, किसी दिन बहुत कोहरा है, तो ये भी किया जा सकता है कि उसे गर्म कपड़े से, गर्म तौलिए से उसको पोंछ दिया जाए उसके। जी हाँ, जरूर, ये बात तो बहुत महत्वपूर्ण है। और वो अंग जो कि ढके रहते हैं, जैसे कि आर्मपिट है या जैसे कि हमें वो है, और जहाँ पेशाब की जगह आदि है जो भी ढकी रहती हैं, उसमें बहुत ज़्यादा संभावना रहती है, तो उसको पोंछना बहुत ज़रूरी है। तो हाथों के मोड़ है, बच्चे तो छोटे रहते हैं और गुलगुले से रहते हैं, तो उनके वो सब हाथ का मोड़ है, पैर का मोड़ है, गर्दन की जगह है, इन सब चीज़ों की सफाई बहुत ध्यान से करनी चाहिए। लेकिन जहाँ तक नहलाने की बात है राजुल, इसके लिए कमरे को अच्छा सा, उसका जो तापमान है थोड़ा सा बढ़ा लें, ठीक ठाक कर लें, गर्म कर लें कमरा, और फिर उसको वहां पर नहला सकते हैं। छोटे से बच्चे होते हैं, एक छोटा सा टब लेके वहीं पर कमरे में भी नहलाया जा सकता है। वहीं तुरंत एक बड़ा सा तौलिया भी रखें, उसके पोंछने की व्यवस्था आदि करके ये प्रक्रिया की जा सकती है ना। तो और जैसे आपने कहा ना कि कमरे का तापमान बढ़ा सकते हैं, तो कई बार ये भी देखा गया है कि ठंड ज्यादा होती है तो एक के ऊपर एक रजाई, कंबल, ये सब हम बच्चों के ऊपर डाल देते हैं कि इनको ठंड लग रही होगी। लेकिन अब नन्हा सा बच्चा और उस रजाई और कंबल के बोझ को जरूर महसूस करता होगा, ये अलग बात है, क्योंकि कह नहीं पाता। कभी कभी चिल्लाते भी हैं बच्चे इस बात पे, और हमें लगता है कि क्यों रो रहा है इतना बच्चा। फिर हम सोचते हैं कि और ठंड लग रही है और पहना देते हैं। तो भाई ये कर सकते हैं कि हम कमरे के तापमान को थोड़ा बढ़ा सकते हैं, हीटर जला सकते हैं, अंगीठी जला सकते हैं, कुछ इस तरह का इंतजाम कर सकते हैं जिससे कमरे का तापमान। राजुल, ये बात भी है, और उसके संग संग एक बात और है कि आप ऐसा तो नहीं कि संख्या बढ़ा रहे हैं, और जैसे कि अक्सर ऐसा होता है कि रजाई आदि जो बहुत पुरानी हो जाती है तो उसमें गर्म करने की क्षमता कम हो जाती है। तो आप ऐसे भी कपड़े आते हैं जो थोड़े पतले हल्के होते हैं लेकिन गर्माहट बहुत अच्छी देते हैं, तो ऐसे कपड़ों का इंतजाम करें, कोशिश करें ऐसा। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि हम रुई धुनवाते नहीं है, पुरानी रजाई है तो वो उतनी नहीं गर्माती है। तो क्या ऐसा तो नहीं है हम संख्या बढ़ाते जा रहे हैं? अच्छा, इससे एक बड़ी मजेदार बात याद आ रही है कि हमारे घर में जो सबसे छोटे बच्चे होते थे, तो अब इतने छोटे गोद वाले की बात नहीं हो रही है, ये 10-12 साल वाले की हो रही है। तो जितने बड़े भाई बहन सुबह जल्दी उठ जाते थे, छोटे बच्चे घर में देर से उठते हैं, तो जो उठता जाता है वो उसके ऊपर रजाई तह न लगानी पड़े, उसके ऊपर कंबल रजाई आदि डालता रहता है। तो जो सबसे बाद में उठते हो उसके ऊपर कम से कम 5-6 तो हो ही जाती है। और फिर सारी उसको हाँ, फिर उसको लेकिन बाद में सारी तह लगानी पड़ती है। ओहो। तो ये सजा भी देर से जागने की मजा भी है, सजा भी है। तो कुछ इस तरीके का भी होता है ऐसी जगहों पर कार्यक्रम। अच्छा रेणु जी, तब बड़ा बुरा लगता है जब बच्चे रोते हैं और लगता है कि उनके पेट में दर्द हो रहा है। अगर ये समझ में आ जाए कि बच्चे के पेट में दर्द हो रहा है, तो या उसका पेट साफ नहीं हो रहा है, आपको ऐसा लग रहा है, तो दवाओं के बदले उसको अजवाइन का उबला पानी दे सकते हैं, या पेट में उसके सेक लगा सकते हैं। पेट में सेक लगा सकते हैं, नाभि के आसपास हींग थोड़ा सा तेल में गर्म करके उसको नाभि में और थोड़ा सा आसपास उसके मल सकते हैं।
और डॉक्टर की सलाह ले लें अगर फिर भी ठीक नहीं हो रहा है। और उसके बाद एक बात और है ध्यान रखने की कि बच्चे भले ही बिस्तर पर लेटे रहते हो और जमीन पर उनका पैर नहीं रहता, लेकिन ये देखा गया है कि उनके तलवे जो है खुले रहते हैं और बहुत से बच्चे अपने हाथ भी ऐसे खोले रहते हैं बाहर की तरफ, बाहर निकालते बंद रहती है, खुली रहती है और चाहे आप कितना भी पहना दे वो हाथ जरूर निकले रहेंगे। हाँ, कुछ बच्चों की आदत होती है कि वो अपने बदन पर कुछ नहीं चाहते हैं, तो ऐसे बच्चों को आपको कपड़े अच्छे पहनाने होते हैं, मोजे पहना दीजिए और उनको कुछ ऐसा पहना दीजिए कि उनका हाथ और पैरों के जरिए भी काफी ठंड जाती है। तो हाथ में पहनाने वाला भी आता है, उसको क्या बोलते हैं, एक हाथ में भी तो पहनाने वाला आता है ना, गोल गोल सा मुनी, तो वो भी पहना सकते हैं, मिटल्स पहना सकते हैं, टोपी लगा दीजिए। लेकिन टोपी के लिए भी ध्यान रखें कि बहुत ऊनी टोपी सीधे न लगाएं, उसके अंदर एक सूती कपड़ा लगा कर लगाएं। और अक्सर ऐसा भी कहने में आता है कि बच्चे जब सो रहे हों खास तौर से, तो उन्हें मोजे और टोपी दोनों लगाकर नहीं सुलाना चाहिए, एक खोला रखना चाहिए, तो बहुत ज्यादा ऐसा ना हो कि गर्माहट ज्यादा बढ़ जाए। जी, आपका तलवा और सिर दोनों अगर गर्म हो जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी। अच्छा, तो ये तो हमने बहुत छोटे बच्चों की बात कर ली। रेणु जी, अब एक गाना सुन लिया जाए, उसके बाद आके हाँ, फिर हम शिकायत भी करेंगे। चलो सुना दो। नन्हे मुन्ने बच्चे तेरी मुट्ठी में क्या है, नन्हे मुन्ने बच्चे तेरी मुट्ठी में क्या है, मुट्ठी में है तकदीर हमारी, मुट्ठी में है तकदीर हमारी, हमने किस्मत को बस में किया है, हमने किस्मत को बस में किया है। भोली भाली मत वाली आँखों में क्या है, भोली भाली मत वाली आँखों में क्या है, आँखों में झूमे उम्मीदों की दिवाली, आँखों में झूमे उम्मीदों की दिवाली, आने वाली दुनिया का सपना सजा है, आने वाली दुनिया का सपना सजा है। नन्हे मुन्ने बच्चे तेरी मुट्ठी में क्या है, नन्हे मुन्ने बच्चे तेरी मुट्ठी में क्या है। भीख में जो मोती मिले लोगे या ना लोगे, जिंदगी के आंसुओं का बोलो क्या करोगे, भीख में जो मोती मिले लोगे या ना लोगे, जिंदगी के आंसुओं का बोलो क्या करोगे, भीख में जो मोती मिले तो भी हम ना लेंगे, भीख में जो मोती मिले तो भी हम ना लेंगे, जिंदगी के आंसुओं की माला पहनेंगे, जिंदगी के आंसुओं की माला पहनेंगे, मुश्किलों से लड़ते फिरते जीने में मजा है, मुश्किलों से लड़ते फिरते जीने में मजा है। नन्हे मुन्ने बच्चे तेरी मुट्ठी में क्या है, नन्हे मुन्ने बच्चे तेरी मुट्ठी में क्या है। हमसे न छुपाओ बच्चों हमें तो बताओ, आने वाली दुनिया कैसी होगी समझाओ, हमसे न छुपाओ बच्चों हमें तो बताओ, आने वाली दुनिया कैसी होगी समझाओ, आने वाली दुनिया में सबके सर पे ताज होगा, आने वाली दुनिया में सबके सर पे ताज होगा, ना भूखों की भीड़ होगी ना दुखों का राज होगा, ना भूखों की भीड़ होगी ना दुखों का राज होगा, बदलेगा जमाना ये सितारों पे लिखा है, बदलेगा जमाना ये सितारों पे लिखा है। नन्हे मुन्ने बच्चे तेरी मुट्ठी में क्या है, नन्हे मुन्ने बच्चे तेरी मुट्ठी में क्या है, मुट्ठी में है तकदीर हमारी, हमने किस्मत को बस में किया है। नन्हे मुन्ने बच्चे तेरी मुट्ठी में क्या है, नन्हे मुन्ने बच्चे तेरी मुट्ठी में क्या है। तो नन्हे मुन्ने बच्चों की मुट्ठियां जो हैं वो उनसे सर्दी ना अंदर जाने पाए, इसका तो ख्याल रखना ही रखना है। अच्छा रेणु जी, एक चीज और भी होती है कि बच्चों का खान पान भी इस मौसम में देखने वाला होता है। लेकिन हमारे एक साथी ने जो सुझाव लेकर भेजा उससे पहले बता दें। आप लिखते हैं कि सरसों के तेल में लहसुन की कलियां और मेथी के दाने मिलाकर सरसों के तेल को गर्म कर लें और जब ठंडा हो जाए तो उन्हें नवजात शिशु और बड़े बच्चों की छाती पर, पीठ पर और पैरों के हाथ के नाखूनों पर लगाने से सर्दी से छुटकारा मिलता है। वाह, ये तो बिल्कुल देसी इलाज है और
कारगर, बहुत माना हुआ और परखा हुआ इलाज है, जिससे बहुत फायदा होता है। तो इस तरह से तेलों के इस्तेमाल से भी हम बहुत कुछ कर सकते हैं। वही हमारी एक साथी ने कुछ और भी लिखा है। क्या? उन्होंने लिखा है कि अगर बच्चे को सर्दी लग गई है तो एक कारगर उपाय ये है कि कंडे जलाकर उसमें अजवाइन डालने से जो धुआं निकलता है, वो धुआं बच्चों को देने से सर्दी जुकाम से 100% बचा जा सकता है। हाँ भाई, ये आपने लिखा ज़रूर है, लेकिन 100% बचा ज़रूर जा सकता है, लेकिन और भी कुछ समस्या हो सकती है। ये देखना होगा कि आपके बच्चे को और कोई तकलीफ तो नहीं है, या बच्चे के आंख में धुआं तो नहीं लग जा रहा है। और इसके संग से एक बात बड़ी अच्छी इन्होंने, इनके लिखने से याद आ गया कि अक्सर हम ये सब गुरसी, ये सब चीज़ें, अंगीठी आदि कमरे में जलाते हैं, तो ऐसा तो नहीं कि कमरे का ऑक्सीजन लेवल कम हो रहा है, या कभी कभी बच्चे को दिक्कत खुद को भी नहीं पता चलता है। हम ठंड के जो से छुटकारा पाने में इतने व्यस्त हो जाते हैं, दिमाग इतना उलझ जाता है, खुद भी नहीं समझ में आता है। ये सिर्फ अंगीठी आदि की बात नहीं है, ये जब हीटर आदि भी जो जलाते हैं, उससे भी कमरे का जो होता है, हमें उसमें बराबर ध्यान रखना चाहिए कि कहीं आपको कोई दबाव तो नहीं महसूस हो रहा है ना। तो इसका ध्यान रखें। और जैसे बच्चे को मौसम के हिसाब से फल और सब्जियां अगर वो खाना शुरू कर चुका है, 3 महीने से ऊपर है, तो उसको इस तरह की चीजें देना शुरू करें। और इससे सर्दी में बीमारियों से लड़ने की इसको ताकत मिलेगी। अब जैसे जो सर्दियों के में जो सूखे मेवे हैं, उनको भिगो के दिया जा सकता है, जैसे जायफल और ये सब। एक नुस्खा हुआ करता था कि जायफल, जावित्री और जायफल और इन सब चीजों का एक उस पे पत्थर पे एक बार घिस के, और उसका जो बनता था, लेप बनता था, वो लेप बच्चे को जरा सा चटा दिया जाता था। और जायफल बहुत कारगर होता है। इसी तरह से बादाम थोड़ा ज्यादा भी दे सकते हैं, लेकिन जायफल बहुत कम मात्रा में देना चाहिए। जायफल तो अब इसको तो लगाने से त्वचा भी बहुत अच्छी होती है। और एक चीज और होती थी रेणु जी, चौकिया सुहागा। हाँ, चौकिया सुहागा, तो तब दांत निकलता है, तब बच्चों के मसूड़े पर खूब उसकी मालिश की जाती है, तो बहुत फायदा होता है। एक बहुत हमारी साथी ने अच्छा लिखकर भेजा है कि इन्होंने लिखा है केवल सर्दी जुकाम नहीं होता जो बच्चों को परेशान करे, इसके अलावा बुखार, उल्टी, दस्त, स्किन इन्फेक्शन, रैशेज, फुंसियाँ, पेट दर्द, ड्राई कफ, हाइड्रेशन, निमोनिया, वायरल इन्फेक्शन, कुछ मामलों में सडन डेथ इन्होंने लिखा है, इन्फेंट डेथ सिंड्रोम के शिकार भी बच्चे हो सकते हैं। ये इन्होंने बड़ी अलग हट के बात की है। इन्होंने लिखा है कि ज़रूरत से ज़्यादा कपड़े बच्चों के ऊपर लाद देने से ये समस्या हो सकती है, और इससे क्या होता है कि शरीर का टेम्परेचर एकदम से घट जाता है, यानी कि हाइपोथर्मिया की स्थिति बन सकती है, और इससे भी दिक्कत हो सकती है। ये कभी कभी जानलेवा भी हो सकता है, इनके लिखने से ऐसा लग रहा है। तो इस बात का ज़रूर ख्याल रखें। हाँ, तो बच्चे को अगर कुछ ऐसा लगे जो कि नहीं करता बच्चा, अगर कुछ ऐसा हो रहा है, तो डॉक्टर की फौरन सलाह लेनी चाहिए। हम तो उन बातों के बारे में बता रहे हैं जो बच्चे की देखभाल से एक सामान्य रूप से दिनचर्या से उससे जुड़े हुए हैं। जैसे कि धूप बहुत जरूरी होती है बच्चों के लिए, तो धूप जब भी निकले जरूर बच्चों को धूप दिखाएं, और मालिश करके अगर धूप में बैठा देंगे तो और अच्छा हो जाएगा, है ना। लेकिन ये ध्यान रखें कि हवा ना चल रही हो और प्रदूषण का खतरा ना हो। तो इस तरह की बातों का ध्यान रखते हुए बच्चों का ख्याल रखा जा सकता है। और हमारे एक साथी ने लिखा है, जो हम शिकायत की बात कर रहे थे, उन्होंने लिखा कि बुजुर्गों का भी बहुत ख्याल रखना चाहिए। तो एक बात ये भी बहुत महत्वपूर्ण है कि बच्चे और बुजुर्ग एक समान होते हैं, तो बहुत हद तक जिस चीज़ से, जैसे सर्दी से बचाना है या ज़्यादा संवेदनशील होते हैं, तो उतने ही हमारे बुजुर्ग भी होते हैं। तो ये सारी चीज़ें उन पर भी अप्लाई की जा सकती हैं। बिल्कुल। और क्या क्या किया जा सकता है, इसके बारे में हम बात जरूर करेंगे कभी। गीत सुना देते हैं। चली बाबा रुत बदली, ओ बाबा क्या हवा चली रे बाबा रुत बदली। शोर है गली गली, 100 चूहे खाए के बिल्ली हज को चली। क्या हवा चली बाबा रुत बदली। शोर है गली गली, 100 चूहे खाए के बिल्ली हज को चली। क्या हवा चली बाबा, ओ बाबा रुत बदली, ओ बाबा। पहले लोग मर रहे थे भूख से, अभाव से। पहले लोग मर रहे थे,
पहले लोग मर रहे थे भूख से अभाव से, अब कहीं ये मर न जाए अपनी खाओ खाओ से। अरे मीठी बात कड़वी लगे गालियां भली, क्या हवा चली, क्या हवा चली रे बाबा रुत बदली। शोर है गली गली, सौ सौ चूहे खाए के बिल्ली, हज को चली, क्या हवा चली। अब तो हवा से बचे बच्चे और बड़े भी, लेकिन फिर भी ये जो हवाएं हैं ना सर्दियों की, ये बहुत कुछ कर जाती हैं। हाँ, तो हमारी साथी ने लिखकर भेजा कि मेरी सासू माँ बच्चों के लिए फलालेन के कपड़े से बहुत ही मुलायम जो होते हैं उनकी टोपी सिल देती थी, और वही हम अपने बच्चों को पहनाते थे रात में सोते समय। तो भाई पहले के लोग बहुत मेहनत करते थे और खास ख्याल रखते थे, खुद अपने हाथ से सब चीजें बनाते थे। ठीक है, लेकिन अभी भी चीजें जो बाजार में मिलती हैं आप उनका उपयोग कर सकते हैं, लेकिन सतर्क रहें, हमारा कहने का मतलब सिर्फ इतना है ना। अच्छा, जैसे ये जो बात कह रहे थे मौसम की, तो मौसम का असर जो त्वचा पर या बालों पर पड़ता है उसका भी ख्याल रखना होता है। और एक जो सबसे बड़ी समस्या होती है रेणु जी, वो ये होती है कि हमारी सखियां जब मेकअप लगाती हैं तो वो टोनर का इस्तेमाल जरूर करती हैं। उनको लगता है कि टोनर के लिए क्या किया जाए, कभी केमिकल युक्त लगाती हैं तो उनको लगता है, जो बहुत इस तरह का ध्यान रखने वाली सखियां हैं, तो वो सोचती हैं कि टोनर की जरूरत क्या है, या तो और अगर हम लगा रहे हैं तो केमिकल वाला ही क्यों लगाएं। तो ये जो पशुपेश वाली स्थिति होती है उसका उपाय बचा जा सकता है। कैसे? अब जैसे टोनर का काम क्या होता है कि आपके जो रोम छिद्र हैं उनका ख्याल रखें जी हाँ। अब उसको, जिससे आपका मेकअप अच्छी तरह से सेट हो जाए, या आप मुंह पर जो भी लगा रहे हैं या मौसम का जो भी असर है वो यथावत बना रहे। हाँ जी। तो उसके लिए कई बार ऐसा लगता है ना कि स्किन पे बहुत बड़े बड़े से, जैसे लगता है छेद से बने हुए। हाँ, मतलब रोम छिद्र खुल से गए हैं ऐसा लगता है, और ऐसे उम्र ज्यादा भी दिखने लगती है। तो उनको रोका जा सकता है। इसके लिए एक देसी टोनर का इस्तेमाल कर सकते हैं कि लौंग जो होती है, हाँ, अब उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, और इसके साथ कच्ची हल्दी। कैसे? तो 2 कप पानी लें और उसको गर्म करने के लिए रख दें। अच्छा। अब जब वो गर्म हो जाए तो उसमें 5-6 लौंग डाल दें। अब वो पानी उबलने लगेगा। अब जब उबल जाए, लौंग उबल जाए, तो उसमें कच्ची हल्दी का टुकड़ा डाल दें। अच्छा। और उसके बाद दोनों को 10 मिनट तक उबलने दें। खूब उबल कर उनका रस निकल आएगा जी। जब उसके बाद उसको ठंडा कर लें उतार कर, और ठंडा होने के बाद उसे बॉटल में भरकर टोनर की तरह आप इस्तेमाल कर सकती हैं। क्या बात आप करें तो आप उसको लगा लें। ये बिल्कुल देसी किस्म की वो है, और फोड़े फुंसियों से भी बचाएगी। बिल्कुल सही। इस समय सर्दियों में हो जाती है जी हाँ, उनसे भी बचाएगी। तो यानी कि इसको जब लगाना हो तो अपने हाथ में हथेली पर 2-4 बूंद ले लें, और फिर दूसरी उंगली के पोरों से आप उसको अपने चेहरे पर थपथपाते हुए लगा सकते हैं। हमारे एक साथी ने लिखा है कि आपसे कुछ कहना चाहती हूँ, हम लोग ज्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, हमारे पति वाहन चालक है और मैं गृहिणी हूँ। बच्चे को पढ़ाना चाहते हैं और उसकी रुचि भी है पढ़ने में, वो बीटेक कर रहा है। खास बात यह है कि हम उसकी शिक्षा के लिए बैंक से ऋण लेना चाह रहे हैं, पर पिछले 6 माह से नहीं हो पा रहा है। तो आपसे विनती करती हूँ किसी बैंक अधिकारी से भेंटवार्ता प्रस्तुत करें ताकि मार्गदर्शन मिल सके। तो देखिए, आपकी जो समस्या है वो खास समस्या क्या है वो आप अलग से बताएंगे या कभी होगा तभी ये संभव है, क्योंकि सामान्य तौर पर जो बताएंगे वो तो सामान्य बातें होंगी और वो सब पर लागू होती हैं। आपका ऋण किस लिए नहीं पास हो पा रहा है ये आप बैंक में अलग से पूछें और उसकी पूर्ति करें, तब हम उम्मीद करते हैं कि मिल जाएगा। और ढेर सारी शुभकामनाएं आपको, कि फिर भी हम कोशिश करेंगे कि किसी बैंक अधिकारी से भेंटवार्ता जरूर सुनवाएं। अच्छा रेणु जी, ये तो बात हुई हमारी त्वचा की, लेकिन जब कई बार ऐसा होता है कि कहीं बाहर जाना है और उस दिन बाल धोए, तो बालों का हर दिन तो होता ना, वो जैसे गुड हेयर डे बैड हेयर डे होता है कि अच्छे दिन कुछ भी नखरा दिखाने लगते हैं ना, तो फिर क्या करा जाए। तो अगर बाल धोए हैं तो उनमें अक्सर लोग ये करते हैं कि तमाम तरह के जेल भी इस्तेमाल करते हैं। और वो उनका अलग जो रासायनिक प्रभाव होता है वो बड़ा बुरा। नहीं, बाल नाराज हो जाते हैं, कहते हैं अचानक आपने ये क्या डाल दिया हमारे ऊपर, हम भी अब अपने हिसाब से उड़ेंगे, अपने हिसाब से बिखरेंगे। तो इनको संभालना बड़ा जरूरी है। तो उसके लिए आप घर में भी कुछ ऐसा कर सकती हैं कि जैसे आपने अपना कोई भी जो तेल है, जैसे कि बादाम का तेल है या जैतून का तेल है, तो इस तेल के आपने 5-6 बूंदे ले ली, और जो एलोवेरा का पौधा होता है अगर वो घर में लगा है तो उसमें से आप जेल निकाल लीजिए। अगर वो घर में नहीं लगा है तो आप जो बाजार में मिलता है जेल वो इस्तेमाल करें, और उसकी भी 3-4 बूंदे ले लें और उसमें गुलाब जल मिला लें। क्या बात है। और उन सबको मिलाकर बाल धोने के बाद
बालों पर एक बार ऐसे लगा लें तो एक तो कंडीशनर का भी वो काम करेंगे, साथ ही साथ जो बालों में एक बाद में जो जेल लगाया रूखापन होता है वो सब नहीं दिखेगा, वो सब, और बाल महकेंगे भी। वाह क्या बात है। तो इसके बाद बाल को धोना नहीं है? नहीं धोना है। तब तो बहुत ही अच्छा है, तुरंत लगा दे। अच्छा ठीक है, गाना पहले सुन लेते हैं, बाद में धोएंगे, लेकिन धोना नहीं है। हाँ जी। रेणु जी तो बिल्कुल नहीं हो रहा है कि हम इस कार्यक्रम को छोड़ें या अपनी सखियों का साथ छोड़ें। नहीं, साथ नहीं छोड़ना है, क्योंकि कल फिर मुलाकात करनी है। आज तो एक छोटा सा विराम है कह सकते हैं। अभी सफर बहुत लंबा जा रही है। हाँ, तो फिर कल फिर मिलेंगे और कुछ और बातें होंगी, कुछ और अच्छी जानकारियां भी होंगी। जी हाँ। अब ले रहे हैं इस कार्यक्रम से इजाजत। आप सभी को राजुल और रेणु चतुर्वेदी का नमस्कार। सखी सहेली।